नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव सफलतापूर्वक अभूतपूर्व परिस्थितियों में संपन्न कराने का श्रेय निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को दिया जाना बनता है। अब इतिश्री होगी मतगणना कर नतीजे घोषित करने और सर्टिफिकेट विजय प्रत्याशियों को सौंपने के साथ। लेकिन उससे पहले जीत के आंकड़े का अनुमान लगाने का आगाज हो चुका है, जिस पर पूर्ण विराम तो परिणाम के साथ ही लगेगा। प्रचलन का अनुपालन करते हुए कशिश न्यूज ने भी अनुमान लगाया। हमारी पद्धति बाकियों से इतर रही। देश का भाग्य बदलने का जब दावा हो तो भाग्य के निर्धारक ग्रह नक्षत्र से ही हमने पूछा। इस पद्धति के जानकारों से चर्चा की और अनुमान पर पहुंचे। अब इसी अनुमान पर राजनीतिक मेहमानों से बात करेंगे और उनसे आपका परिचय करा देते हैं। एनडीए की ओर से पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रानी चौबे जी हैं और आरजेडी प्रवक्ता आईएनडीआई अलायंस की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं और साथ ही हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रह नक्षत्रों के जानकार ने जो अनुमान लगाया और जो परिणाम को लेकर एक परिस्थिति पर पहुंचे, उसके बारे में दो शब्द हम पहले संपादक अशोक मिश्रा से जानेंगे और फिर उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया लेंगे। अशोक जी, कशिश न्यूज का एग्जिट पोल अभूतपूर्व अद्वितीय कह सकते हैं, क्योंकि भाग्य बदलने की बात हो रही है तो हमने भाग्य के निर्धारक, उनके नितांत जो उनके हैं, उनसे पूछा, ग्रह नक्षत्रों से तारे क्या बोल रहे हैं वो जानने की कोशिश की और एक अनुमान पर पहुंचे। हम चाहेंगे उस अनुमान के बारे में एक बार फिर हमारे दर्शकों को कुछ कहें। बिल्कुल दीपक, हमने जो आज एग्जिट पोल का तरीका अपनाया उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि आम जनता, जिसको कि जनार्दन कहा जाता है, जनार्दन ने अपना फैसला ईवीएम का बटन दबा करके कर दिया। लेकिन ये जनार्दन की कृपा किस पर कितनी हुई, इसके लिए हम लोगों ने एक तरह से कहिए कि परिचर्चा आयोजित की और उसमें हमने दिखाया, जो हमारे साथ विशेषज्ञ दोनों थे, वो उन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रह नक्षत्र किन नेताओं के साथ सहयोग कर रहा है और किन नेताओं को नुकसान पहुंचा रहा है। और उसका लबोलुआब यही रहा कि एनडीए को नुकसान हुआ है, एनडीए को सीटों का नुकसान हो रहा है। एनडीए गठबंधन की लेकिन सरकार बन जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। दूसरी तरफ एक जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि एनडीए को तो सीटों का नुकसान होगा ही, इंडिया गठबंधन को सीटों का फायदा ही नहीं हो रहा है। एक मजबूत स्थिति में इंडिया गठबंधन भी आ गई है। तो ये इसके पीछे मुख्य मकसद हमारा यही था कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि आप जो काम करते हैं उस काम के पीछे किसी न किसी की प्रेरणा होती है और उसकी सफलता में भी उसका योगदान होता है। हम भारतीय हैं तो हमारी जो संस्कृति है उसमें कहा गया है कि जो काम आप करना चाहते हैं, अगर ईश्वर की मदद उसमें मिल जाए तो वो काम पूरा हो जाता है। तो वो जो विशेषज्ञ दोनों थे, इन दोनों ने जो अपनी बात कही है उसमें एक समानता जरूर देखने को मिली है कि जनता ने अपना जो फैसला दिया है उस फैसले में कांटे की टक्कर है। और चुनाव से पहले जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार का चुनाव एक तरफा है और मोदी जी का जो 400 पार का नारा था वो नारा पूरी तरह से कामयाब होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन का भले ही कोई बड़ा नेता मोदी जी के सामने न दिखे, लेकिन आम जनता ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी निराश नहीं किया है। और यही बात ज्योतिष विशेषज्ञों ने भी कहा। फिर जो आंकड़े आए हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। आज हमने बुलाया भी है दो पक्ष को ही, चूँकि अगर आपको अपनी बात रखनी है या अपनी बात सुननी है तो दोनों को आज समान अवसर मिलना चाहिए। तो हमारे साथ दोनों गेस्ट हैं, तो एक एनडीए गठबंधन के जो सबसे बड़े दल हैं बीजेपी की हैं और दूसरा जो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। इसलिए आज अब हम राजनीतिज्ञों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो आंकड़े आ रहे हैं इनकी नज़र में वो कितना सच है। जी बिल्कुल, रानी जी से शुरू करते हैं। रानी जी कहते हैं एकता में बल होता है और आईएनडीआई अलायंस इसी आधार पर ये दावा कर रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हमने सुना 300 पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 300 पार, आप 400 कहाँ जाएंगे उसका पता नहीं है। और ग्रह नक्षत्र भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि 400 की संभावना तो कम ही है। जो बीजेपी के लिए लक्ष्य तय किया गया था 370 का, वो लक्ष्य भी पूरा होता नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाएं
और हम 400 पार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और ये पूरा देश और बिहार जानता है कि प्रधानमंत्री जी की विकासशील योजनाएं थी, महिलाओं के लिए 3 तलाक हो, महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन जैसे नियम हो, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस हो, ऐसी अनेकों योजनाएं जो किसान भाइयों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको दी गई हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आज देश विकासशील योजनाओं की तरफ देख रहा है, आज देश देख रहा है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी बात करते हैं और हम इनकी भी बात करते हैं, इंडी गवर्नमेंट की, तो इनकी तो अपनी ही साठगांठ अपनी नहीं है। आप पंजाब में उठा के देख लें, ये अपने ही पार्टी के बात करते हैं कि इंडी गवर्नमेंट है, हम गठबंधन में हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी और सारे अलग लड़ते हैं। आप बंगाल में देख लें, यूपी में आप देख लें कि कांग्रेस और सपा ने टीएमसी को 1-2 सीट भी दिया, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में देख लें कि ये कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं देती है टीएमसी। तो ये सब चीज़ें तो इनके गठबंधन में, इनको पता ही नहीं है कि इनका पीएम है कौन, इनको नहीं पता है। इनफैक्ट आप इनसे जब पूछेंगे तो इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। एक और एक कार्य बस इनको पता है कि प्रधानमंत्री जी को कैसे गाली दिया जाए, देश को कैसे खत्म किया जाए, तुष्टीकरण की राजनीति कैसे की जाए, भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। लेकिन जब आप इनसे पूछते हैं कि आपका पीएम कौन है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब तो है ना, संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, सांसद बैठेंगे और उसके बाद अपना नेतृत्व चुनेंगे। लेकिन ये जो आप इनकी बात कर रहे हैं, हम अब जानना चाहेंगे, आप जो 370 का लक्ष्य उससे पिछड़ते दिख रही हैं, उस अनुमान पर क्या कहेंगे? देखिए, नतीजे आने दीजिए, और मैं यही कहूंगी कि जितना विकास हुआ है इस 10 साल में, और हम आगे प्रधानमंत्री जी 25 साल आगे की सोचते हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि 25 साल आगे तक कितना अच्छा विकासशील योजनाएं हो, तो निश्चित ही जनता इस पे देखेगी। और जनता ने अपने दोनों हाथ उठा के उनको वोट दिया है, और पूरे जनता और बिहार की जनता खुश है प्रधानमंत्री जी से अनेकों योजनाओं से। और यही ये है कि कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया गया। हमारे देश में जब कांग्रेस हटा और प्रधानमंत्री जी की एंट्री हुई, तो उब चुका था ये भारत। और इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को बिहार और भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, प्रमोद जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी क्या कहेंगे? देखिए, आज इंडिया अलायंस की बैठक हुई और देश स्तर से, बिहार के साथ साथ देश स्तर से जो हम लोगों को इनपुट मिला, उस आधार पर हम लोगों के इंडिया अलायंस के नेताओं ने ये कहा कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है 295 से अधिक सीटों से। वो हम लोगों ने एक मिनिमम जो होता है कि मिनिमम इतना तो आएगा, मतलब 295 हमारे लिए मिनिमम है, उससे ज़्यादा हमारी सीटें आ रही हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 माह के कार्यकाल में जो कमिटमेंट 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में उन्होंने जनता से करने का काम किया था, उस कमिटमेंट को मात्र 17 महीनों की सरकार में उन्होंने पूरा करने का काम किया। लगभग 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां, देखिए बिहार में 17 वर्षों से उनकी सरकार है, बावजूद 4.5 लाख जो है रिक्त पद पड़े हुए थे। और वही आज देखिए देश में 10 वर्षों से उनकी सरकार है, 30 लाख पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं सरकारी नौकरियों का। तो हमारे नेता ने उन 4.5 लाख के अलावा 10 लाख का कमिटमेंट किया था और मात्र 17 माह में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया। ये सब बातें जो है जनता में, खास करके युवाओं में, क्योंकि जब युवाओं को आप उनके भविष्य निर्माण में जब सहायता करते हैं तो युवाओं का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। और यही बिहार में, बिहार ही नहीं देश का युवा आज तेजस्वी की ओर, अगर आप जाते हैं ग्राउंड पर तो आपको पता चलेगा कि रोजगार का मतलब ही है तेजस्वी। ये एक युवा, हर युवा से आप जब आप बात करिएगा तो युवा में यही निकल करके सामने आएगा। और इस बार जो हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा, देश में जो ज्वलंत समस्याएं थी, उन तमाम समस्याओं को हम लोगों ने उठाने का काम किया। जो जन सरोकार के मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाने का काम किया। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, उसके अलावा महंगाई, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने जनता से में जाने का काम किया। और एक रोड मैप, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे अगले 5 सालों में, उसको एक रोड मैप के रूप में 24 जन वचन जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी आप 5 साल की बात करें, ये तो कह रहे हैं हम 47 तक का प्लान लेकर चल रहे हैं। वो तो ठीक है सर, लेकिन लंबा प्लान है, उस पर जनता क्यों ना भरोसा करे?
ये 47 तक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये 10 वर्षों में क्या किया उसको बतलाने का काम नहीं कर रहे हैं। और 5 वर्षों में जो अभी आप चुनाव में आप गए जनता से, तो आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करिएगा उस पर तो कुछ नहीं बोले। मैं राजद के प्रवक्ता से ये बोलना चाहूंगी कि आप मैनिफेस्टो उठा के देख लें और डेटा उठा के देख लें, और बिहार हम रानी चौबे जी से कहेंगे कि पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसमें कहाँ कोई दो राय है, आपको भी समय मिलेगा। बोलिए। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 24 जन वचन एक परिवर्तन पत्र के माध्यम से लाया, उस 24 जन वचन में देश का एक रोड मैप कि देश हमारा कैसे विकसित देश बनेगा, और जो खास करके युवाओं के रोजगार की बात हो, अग्निवीर जो इन लोगों ने 4 साल में युवाओं को रिटायर करने की बात कही, उसको हम लोग निरस्त करने की बात कहने का काम किए। महिलाओं को 1 लाख, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया जो है सालाना देने की बात की। कई योजनाएं ऐसी हैं, कई योजनाएं हैं, और पेंशन। सवाल तो ये अब खड़ा होगा कि इन योजनाओं पर लोग क्यों न भरोसा करें। रानी जी, देखिए 2014 में एक छोटा सा मैं उदाहरण दे देता हूं। पहले मार्केटिंग कर रहे हैं इन चीजों की। नहीं, अब मार्केटिंग करने का क्या फायदा, अब तो चुनाव खत्म हो गया, ईवीएम में आंकड़े कैद हो गए हैं। ये प्रलोभन देके कि 1 लाख रुपए हम देंगे, आप बताइए दीपक। नहीं, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सवाल यह है कि जब 2014 में सरकार बनी थी, उस समय चुनाव प्रचार के दौरान एक नारा काफी प्रभावी हुआ था कि हर व्यक्ति के बैंक खाते में 15 लाख देंगे, चुनाव के बाद उसे जुमला करार दिया गया। तो उस आधार पर अब ये कैसे भरोसा किया जाए कि आप जो चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं और वो जो चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं आप पूरा करेंगे, वो नहीं पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जो कभी भी पीछे पलट के देखता नहीं है, जिसने अपने 100% जो चीज़ें कही उन्होंने, और वो उन्होंने किया है। चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो, आप बताइए ऐसा कौन सा पार्टी था जिसने इतनी हिम्मत की कि कश्मीर में 370 हटा दे? ऐसा कौन सा पार्टी था अरे इनकी तो स्थिति ये थी कि ये कश्मीर में जाने से डरते थे। आज देश का, भारत का बुलंद झंडा अगर किसी ने लहराया है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से। आप 50 से 500,000 सालों से ये वेट किया जा रहा था कि रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। हिंदुओं की आस्था से इतने बुरे तरीके से खेला जा रहा था। आज समय वो है जब हिंदुओं की आस्था और मुसलमानों भाई प्रधानमंत्री, आपकी बात जी, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं विकासशील योजनाओं को लाऊंगा, मेरा परिवार है, तो 140 करोड़ जनता के बारे में बोलते हैं। वो कभी हिंदू मुसलमान को बांटते नहीं, लेकिन ये लोग सिर्फ माई बाप और तो ये परिवार एकजुट रहा या घर घर की लड़ाई की तरह ये परिवार में कहीं बंटवारा हुआ, कहीं बिखरा हुआ? हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से संप्रभुता की बात हो रही है, सीमाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की बात हो रही है, क्या उस पर भरोसा किया गया या फिर जो भविष्य की संभावनाएं दिखाई जा रही है उस पर भरोसा किया गया? तो अब बात है भरोसे की, और जानते हैं कि किस आधार पर ये दल ये भरोसा कर रहे हैं कि उन्होंने जनता का दिल जीता है। क्या कहेंगे प्रमोद जी? देखिए, जब हम पहले बोल रहे थे तो हमने ये बतलाने का काम किया कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या रोड मैप देने का काम किया है। उनके 17 माह के कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया है जिससे जनता का विश्वास उन पर बना। अब देखिए, 10 वर्ष के शासनकाल में आप देखिए कि अभी रानी चौबे जी विकास की बात कर रही थी। आज देखिए बेरोजगारी दर जो है 45 वर्षों में सबसे उच्च दर पर है। 83% युवा जो है आज देश का बेरोजगार है, ये समझने की ज़रूरत है। हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क भी जो हैं हमसे बेहतर स्थिति में हैं। मानव विकास सूचकांक में हम 134वें नंबर पर हैं, और 2014 में जो देश पे कर्ज था 51 लाख करोड़ का, वो 200 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये बताइए कि किस प्रकार का यह विकास है। आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर लीजिए। 2014 में इन्होंने वायदा किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, विशेष पैकेज देने का, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का। लेकिन आप देखिए कि बिहार को क्या मिला। बिहार ने 2019 में 39 सांसद इन लोगों को देने का काम किए, लेकिन 39 सांसद के क्रियाकलाप को देख लीजिए, 5 वर्षों का सूक्ष्म अवलोकन अध्ययन करिए, तो उन्होंने अपने विकास निधि का भी ठीक ढंग से प्रयोग क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किया है। 50% ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 25% धनराशि का
उपयोग क्षेत्र में किया है, और 50% ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 50% धनराशि का। जब अपने विकास निधि का ही इस्तेमाल सांसद जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए नहीं करते हैं, अपने जनता के विकास के लिए नहीं करते हैं, जब जो गांव को गोद लेने की बात की, आज भी वो गांव गोद में ही है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो इस स्थिति में दोबारा जनता उन प्रतिनिधियों को क्यों चुने? ये महत्वपूर्ण दोबारा सवाल क्यों है। चुने, ये महत्वपूर्ण सवाल है। जवाब रानी जी से ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई साहब के आंकड़े में कुछ गड़बड़ी है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे चली गई है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर हम उठा के हमारा ही क्षेत्र देख ले, मैं जहाँ की बेटी हूँ वहीं का रानी जी, क्षेत्र देख ये ले। अर्थव्यवस्था वाली बात थोड़ा और विस्तार से कहें तो उन्होंने कहा कि कर्ज भी तो सबसे ज्यादा है, तो कर्ज लेकर घी पीने वाली कहावत देखिए, तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, इनके डेटा में थोड़ी गड़बड़ी है, मैंने पहले भी वो चुकाना बताया। भी तो पड़ेगा। नहीं, जितना काम, जितना डेवलपमेंट पूरे बिहार और पूरे देश में हुआ है अभी तक के टाइम में, अगर कांग्रेस करती तो हमारी भाजपा की सरकार ही नहीं आती, पहली बात। अगर जनता ने इनको चुना है और एक बार नहीं 10 साल में 2 बार, दूसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे तो नहीं बने होंगे। उन्होंने सारी योजनाओं को देखा, उन्होंने बेसिक नीड से लेके आसमान तक की बात की, उन्होंने एक वर्ग को भी नहीं छोड़ा, आधी आबादी जैसे वर्ग को भी नहीं छोड़ा है छूता। तो चीजें आप कहां से बात करते हैं आपके। और मैं एक चीज और बताती हूँ, मैं एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मैं जहां की बेटी हूँ, बक्सर की बेटी हूँ मैं, और वहां पे गठबंधन में 6 एमएलए है, 6 विधानसभा में। उनकी स्थिति यह है कि उनके बड़े बड़े बिल्डिंग हैं सिर्फ, और जो स्थिति उन लोगों ने की है, जो भी मिला है उनको सांसद की तरफ से मिला है, जो भी उनको बड़ी योजनाएं मिली है जो सांसद की तरफ से मिलती है वो सांसद से दिए मिला है। और वहां के लोग गठबंधन से त्रस्त हो चुके हैं और यही कहते हैं कि भाजपा की सरकार सारे विधानसभा में आनी जरूरी है। तो आप बेसिक उठा के देखें, आप मुखिया, पंचायत, इन सबों की भी बात करें ना, आप उठा के बात करें कि क्या क्या चीजें वहां दी गई हैं और क्या क्या चीजें आपके एमएलए ने नहीं किया है। आप सारे ऑल ओवर कैलकुलेशन में आप देखेंगे कि भाजपा की जो सरकार है, ऐसी ही नहीं हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है। चलिए ठीक ऐसे है, नहीं हम अब पहुंच एक गए हैं वहां आंकड़ा आप लोग से भी ले लेते हैं। रानी जी, बिहार के लिए क्या आंकड़ा है और देश के लिए क्या आंकड़ा है? बिहार में 40, देश में 400 पार। आप घूम रही थी सब जगह, बिल्कुल, मैं घूम रही थी। कोई संशोधन नहीं। देखिए, अब ये तो ईवीएम की बात करते हैं। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, ये तो पहले बोलते थे कि हम अगर ईवीएम में गड़बड़ी हम करते हैं, ठीक है, तो फिर ये अपने आंकड़े की बात कैसे करते हैं? अगर मार्जिन ऑफ एरर तो नहीं, कुछ है, हर आंकड़े में होता है, तो उसमें भी कुछ देखिए, नहीं। वो हर जगह आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 40 सीट में हार रहे हैं। हम तो 39 पे पिछले बार भी थे और हमने 40 बोला, तो क्या गलत बोला? हमारे विकासशील योजनाओं की तरफ से बोला, हमारे जितने काम हुए मुझसे बोला है हमने। तो भरोसा बरकरार है। बिल्कुल, हम 400 प्रमोद पार, जी से भी देश में 400 पार। प्रमोद जी से भी एक आंकड़ा ले लेते हैं। प्रमोद जी, बिहार में, देश में? देखिए, आंकड़ा हम देंगे, उसके पहले एक छोटा सा कमेंट रानी चौबे जी ने भी जो कहा है कि आधी आबादी को हम प्रतिनिधित्व देते हैं, मतलब नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन 17 सीटों पर बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, जो इन्होंने प्रत्याशी देने का काम किया, उसमें एक भी महिला प्रत्याशी को उतारने का इन लोगों ने काम नहीं किया है। तो इनकी बातें तो यहाँ स्पष्ट हो जाती हैं कि किस प्रकार से ये सबका साथ, सबका वक्त विकास। का अभाव है, हम एक छोटी जवाब इस पर रानी जी की। देखिए, आपके गठबंधन में आप के राहुल गांधी जी ने बोला कि आप शक्ति का विरोध करते हैं, राइट? हमारे यहाँ जब शुरुआत हुआ 17, जो आपने लोकसभा की बात की, जो हमने भाजपा नहीं दिया, तो सुनिए आप इसकी बात, हमने शुरुआत शक्ति से किया। हमारे यहाँ एक एमएलसी बनी, प्रतीकात्मक रूप से, ठीक है, सतीश जी से आंकड़ा ले लेते हैं। उर्मिला ठाकुर को जैसे सदन में भेजा गया, राज्यसभा में भेजा गया, ठीक है, नहीं, आंकड़ा समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। प्रमोद जी, ठीक है, विधानसभा में आप देखेंगे कि नारी शक्ति आबादी फिलहाल अब समय नहीं है। प्रमोद जी, आंकड़ा, आपका आंकड़ा। प्रमोद जी, देखिए, जिस प्रकार से हमको जो फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से, हम 40 सीट पर बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़े हैं और 40 सीट पर जो है हमारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। कहीं पर 1-2 सीट पर हो सकता है कि फाइट हो, अदरवाइज हम 40 सीट पर चुनाव जीतेंगे। देश में और 290, 300 वो आप, चलिए ठीक है। चलिए हम कम से कम इस चर्चा को कंक्लूड करते हैं संपादक अशोक जी की प्रतिक्रिया के साथ, उनकी टिप्पणी। मैं बस एक ही बात बोलूंगी। देखिए दीपक, जो ये इन लोगों ने बहस की जी, जिन मुद्दों को दोनों ने रखा बिहार के चुनाव में, देश की बात तो बात की है, बिहार के चुनाव में ये मुद्दे गौण रहे। धारा 370, राम मंदिर, ये ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं पड़े। इन्होंने जो बात कहा आर्थिक, इन्होंने बातचीत में अपने इनके नेताओं ने संविधान को बचाना है, ये नारे रहे। रानी जी कह रहे हैं कि 40 में 40, तो 10 सीटें ऐसी हैं
जिन सीटों पर यह कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन को नुकसान होना तय है। और प्रमोद जी अगर बोल रहे हैं तो प्रमोद जी का पूरा गठबंधन 40 में से मात्र 1 सीट जीत पाया पिछले चुनाव में। अगर कोई छात्र परीक्षा देता है तो अगर वो पास करने लायक है तब उसको डिस्टिंक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर वो पास करने लायक नहीं है तो वो पास ही कर जाए तो काफ़ी है। बिहार की जो स्थिति है इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि एनडीए गठबंधन की स्थिति कमज़ोर हुई है, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं हुई है कि इंडिया गठबंधन को 40 सीटें मिल जाए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है तो इंडिया गठबंधन इतना मजबूत नहीं हुआ कि बीजेपी को एक भी सीटें नहीं मिली या एनडीए गठबंधन को एक भी सीटें नहीं मिली। बिहार की जनता ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है और इस फैसले में ये कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को कुछ सीटें कम होगी, ये 8 से 10 सीटें कम हो सकती हैं। और ये आंकड़े अभी जो एग्जिट पोल के हैं वो भी आ रहे हैं और 4 तारीख को फिर जब हम इन लोगों के साथ बैठेंगे, हमारे पास चूंकि समय की कमी है, नहीं तो हम हर लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताते और इन दोनों की स्वीकृति भी मिलती। बिल्कुल, तो परिणाम आने तक हम उस पर बातचीत करते रहेंगे और क्षेत्रवार किस तरह का प्रभाव रहा वो सब जानते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रानी चौबे जी, प्रमोद सिन्हा जी, अशोक मिश्रा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एग्जिट पोल से जुड़े आंकड़ों पर हम आगे परिणाम के आने तक बातचीत करते रहेंगे। आपकी भी प्रतिक्रिया हम जरूर लेंगे। सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।